हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने बिपिन चंद्रा का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां। तो कल हमने देखा था अंग्रेज़ों की वाणिज्यिक नीति, और आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल से। तो इस कड़ी में आधुनिक मशीनों, कारखाना प्रणाली तथा पूंजीवाद के आधार पर ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास एवं प्रसार हुआ। अब देखिए, इसमें क्या होता है। आधुनिक मशीनों मतलब विकसित मशीनों, कारखाना प्रणाली तथा पूंजीवाद के आधार पर ब्रिटिश उद्योग, जो ब्रिटिश आधारित उद्योग थे, उनका तेजी से विकास होता है। मतलब वह जल्दी से डेवलप होते हैं ब्रिटिश जो उद्योग थे। और जो ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण थे, उनके निम्न कारण थे। अभी हम ये कारण देखेंगे एक एक करके, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, पहला कारण हम देखते हैं क्या था। तो जो पहला कारण था हमारा, वह यह था कि ब्रिटेन के व्यापारिक क्षेत्रों में युद्ध आदि के माध्यम से लगातार विस्तार किया गया। अब देखिए, जो ब्रिटेन के व्यापारिक क्षेत्र थे, उनको बढ़ाने के लिए युद्ध किया गया और भी कई उपाय किए गए, और इन माध्यमों से क्या किया गया, उनका लगातार विस्तार किया गया, जहां वे औद्योगिक उत्पादों को लगातार निर्यात कर सकते थे। और देखिए, ऐसी जगह और इस तरह से विस्तार किया गया जहां वे औद्योगिक उत्पादों, मतलब जो वह उत्पाद बनाते थे उद्योगों से, उनको लगातार निर्यात कर सकते थे। ऐसी जगह उनका विस्तार किया गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या था, कि उपनिवेशों से कृषि और खनिज वस्तुएं लेकर उन्हें विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। अब देखिए, जो उपनिवेश राज्य थे ब्रिटिश के, जिन पे उन्होंने कब्जा किया था, जिन पे उन्होंने शासन जमाया हुआ था अपना, तो उनसे कृषि और खनिज वस्तुएं लेकर के उन्हें विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। अब उनसे ये सामान ले करके उन्हें उनके साथ क्या किया जाता था, उन्हें विनिर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती थी, यानी कि विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। और जो तीसरा पॉइंट है वह हमारा यह है कि औपनिवेशिक शोषण और व्यापारिक मुनाफों से इंग्लैंड में पर्याप्त पूंजी का जमाव हो चुका था। अब देखिए, जो औपनिवेशिक शोषण, जो जिनको उन्होंने उपनिवेश बनाया था, उनका जब उनके शोषण से उन्हें व्यापारिक मुनाफों और इंग्लैंड में पर्याप्त पूंजी, मतलब जो पूंजी था, जो राजस्व था, वह औपनिवेशिक शोषण से बहुत अधिक तक इंग्लैंड में जमा हो चुका था, जिससे क्या था, कारखानों मशीनों में लगाने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती थी। अब देखिए, औपनिवेशिक देशों का शोषण करके उनके पास इतना पूंजी जमा हो चुका था, जो कि इतना पर्याप्त था कि जिससे वे कारखाने और मशीनें लगाने के लिए आवश्यक पूंजी, जो आवश्यक खर्च था, जो व्यय था, वह जुटाई जा सकती थी। किससे? औपनिवेशिक शोषण द्वारा प्राप्त मुनाफों से। और जो चौथा पॉइंट है वह हमारा यह है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से सस्ते श्रम की आवश्यकताएं पूरी की गई। अब देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण जो श्रमिक थे, वह अपना जो व्यय था उसको कम करते जा रहे थे। अपना जो खर्च था, यानी कि जो जो जितना वो चार्ज लेते थे किसी कार्य को करने के लिए, उसको वे कम कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को 400 में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 300 में कर रहा है, तो हम सस्ते श्रमिक को ही लेंगे। और इस प्रकार से जब काम कम था और लोग ज़्यादा थे, जिसके कारण श्रमिकों को क्या करना पड़ा, उनको अपना जो चार्ज था वह कम करना पड़ा, जिससे 1740 से 1780 के मध्य ब्रिटेन की जनसंख्या दुगनी हो गई। अब देखिए, 40 साल में क्या होता है, जो ब्रिटेन की जनसंख्या थी वह दुगनी हो गई, यानी कि डबल हो गई। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, ब्रिटेन की सरकार पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव था। अब देखिए, जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन पर किसका जो प्रभाव था, यानी कि कौन उन पर दबाव डालते थे, वह थे व्यापारी और उद्योगपति। तो ये दोनों क्या करते थे, ब्रिटेन की सरकार पर प्रभाव डालते थे, जिससे बाजारों एवं उपनिवेशों के लिए ब्रिटेन ने जमकर युद्ध किया। अब देखिए, हमारा छठवां पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादन के अधिक मांगों को पूरा किया गया। अब देखिए, प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम पढ़ते हैं, हमारा यूपीएससी में इसका एक अलग से सिलेबस ही है। तो उसी प्रौद्योगिकी विज्ञान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास करके जो उत्पादन था और जो उत्पादन की अधिक मांग थी, उसको क्या किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। और हारग्रीव्स, वाट, क्रॉम्पटन
कार्टराइट आदि के आविष्कारों का उपयोग किया गया। हमें जानना चाहिए कि इन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म नहीं दिया। अब देखिए ये सब जो थे ये सब जो वस्तुएं थे जिनका आविष्कार जिन आविष्कारों का उपयोग किया गया, ये लेकिन ये जो वस्तुएं थी जो ये आविष्कार थे, इन्होंने जो औद्योगिक क्रांति थी उसको जन्म नहीं दिया। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, वस्तुतः फैलते हुए बाजार, अधिक मुनाफे की इच्छा और आवश्यक पूंजी लगाने की क्षमता ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अब देखिए जन्म किसने दिया, क्योंकि इन आविष्कारों ने दिया नहीं तो कोई ना कोई तो चाहिए औद्योगिक क्रांति को जन्म देने के लिए, तो वह जन्म किसने दिया, फैलते हुए बाजार, अधिक मुनाफे की इच्छा और आवश्यक पूंजी, इसने क्या किया, औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जिसके तहत न केवल विद्यमान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया बल्कि नए आविष्कारों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। अब चलिए हम देखते हैं, हमने देखा अभी औद्योगिकीकरण, अब हम देखते हैं औद्योगिकीकरण का प्रभाव, इफेक्ट। अब हम देखेंगे औद्योगिकीकरण का क्या क्या था। तो देखिए औद्योगिकीकरण से ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों का तीव्र विकास हुआ। अब देखिए जो औद्योगिकीकरण थी, नए नए आविष्कार किए जा रहे थे, वस्तुएं बनाई जा रही थी, उससे क्या होता है, जो ब्रिटेन था और अन्य यूरोपीय देश थे उनका तीव्र विकास, वह जल्दी से डेवलप हुए और आज के विकसित देशों के मूल में औद्योगिकीकरण का समय अंतराल ही है। और अगला पॉइंट क्या था औद्योगिकीकरण के प्रभाव में, कि नगरीकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि शहरीकरण, नगरीकरण, इनको बढ़ावा मिला और दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। यानी कि जो सामाजिक वर्ग थे, दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। जो पहला सामाजिक वर्ग था वह था औद्योगिक पूंजीपति वर्ग तथा जो दूसरा वर्ग था वह था मजदूर वर्ग। ये अब इस तरह समझिए, पहला था मालिक और दूसरा था उसके यहाँ काम करने वाला, उसका एम्प्लॉय, जिनकी खराब दशा का वर्णन चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में है। अब देखिए पहला था पूंजीपति, दूसरा था मजदूर, और इनकी जो खराब दशा थी, इनकी जो स्थिति ठीक नहीं थी, उसका जो वर्णन किया वह किसने किया, चार्ल्स डिकेंस ने किया। किसमें किया, अपने उपन्यासों में किया। और आगे क्या होता है, मजदूरों को कम से कम मजदूरी और 14 से 16 घंटे कार्य करने होते थे। अब देखिए मजदूरों से क्या करवाते थे ये लोग, 14 से 16 घंटे काम भी करवाते थे और उनको जो मजदूरी दी जाती थी वह भी कम दी जाती थी। स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। अब देखिए जो स्त्री और बच्चे थे उनसे भी काम करवाया जाता था, इतना ही काम करवाया जाता था। यह वर्ग कड़ी मेहनत, गरीबी, बीमारी और कुपोषण का शिकार था। तो देखिए इन पे वो लोग दबाव डालते थे, इनसे 14-16 घंटे काम करवाते थे और यहाँ तक कि इस वर्ग के स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। तो यह तो जाहिर सी बात है कि यह वर्ग कड़ी मेहनत, गरीबी, बीमारी और कुपोषण का शिकार होगा ही। चलिए अब हमने देखा था कि औद्योगिकीकरण का प्रभाव। अब हम देखते हैं कि उद्योगपतियों की भूमिका क्या क्या थी। चलिए अब औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप इंग्लैंड में नए उभरते हुए उद्योगपति वर्ग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विनिर्मित आयात व्यापार पर विरोध किया, क्योंकि वह चाहता था कि कंपनी उसके तैयार माल को भारत में बेचे तथा भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड को आयात करे। अब देखिए जो औद्योगिकीकरण था उसके फलस्वरूप क्या होता है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप इंग्लैंड में नए उभरते उद्योगपति, अब देखिए औद्योगिकीकरण हुआ था, औद्योगिकीकरण का प्रभाव हमने देखा। तो इसी औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, जो नए उद्योगपति थे, जो नए बिजनेसमैन थे वह उभरे कुछ, और उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी विनिर्मित आयात व्यापार का विरोध किया। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विनिर्मित आयात व्यापार था उसका विरोध किया, किसने किया, नए उभरते हुए उद्योगपतियों ने किया, क्योंकि वह चाहते थे। अब देखिए ये उद्योगपतियों की मांग क्या क्या थी, जो नए उभरे हुए उद्योगपति थे उनकी मांग थी कि कंपनी उसके द्वारा तैयार माल को भारत में बेचे तथा भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड को आयात करे। अब देखिए ये लोग क्या चाहते थे कि यह लोग जो सामान बनाए, इनके द्वारा जो माल तैयार हो उसको क्या करे, कंपनी भारत में बेचे और भारत से कच्चे माल जो उनको माल बनाने के लिए जो उनको कच्चे माल की आवश्यकता हो वह कंपनी क्या करे, वो भारत से लेकर के इंग्लैंड को आयात करे। यह उनकी मांग थी। और आगे देखते हैं क्या हुआ।
1769 में कंपनी को कानूनन बाध्य किया गया कि वह लगभग 4 लाख पाउंड मूल्य का सामान भारत को निर्यात करे। अब देखिए 4 लाख पाउंड मतलब पाउंड को कहते हैं सोना, पाउंड मतलब सोने का सिक्का, मतलब 4 लाख सोने का सिक्के मूल्य का सामान भारत को निर्यात करे। यह बाध्य कानून कब बनाया गया? 1769 में कंपनी को बाध्य कर दिया गया। अब देखिए 1769 में कंपनी को कानूनन बाध्य किया गया, 4 लाख पाउंड का मूल्य सामान भारत को निर्यात करे। अब देखिए कंपनी को उससे घाटा हुआ, जो कंपनी को बाध्य किया गया उससे कंपनी को काफ़ी घाटा हुआ और 1793 में कंपनी को अपने जहाज़ों में प्रति वर्ष 3000 टन माल ढोने की छूट देने के लिए विवश कर दिया गया। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम स्वरूप 1794 में जहां 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ, वहीं 1813 में 1,10,000 पाउंड का निर्यात किया गया। इस प्रकार लगभग निर्यात में 700 गुने की वृद्धि प्राप्त की गई। अब देखिए 1794 में केवल 156 पाउंड सूती कपड़ों का निर्यात हुआ था, जो कि ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ था। वहीं 1813 में सीधे 1,10,000 पाउंड का निर्यात किया गया। अब सोचिए ये कितना बढ़ा, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इसी कड़ी में आगे देखते हैं क्या होता है। 1901 में आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि, देखिए आर.सी. दत्त द्वारा लिखित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसमें क्या लिखा गया है कि 1812 की पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के प्रयास का उद्देश्य यह पता लगाना था कि उनकी भारतीय कारखानेदारों यानी कि उनकी भारतीय कारखानेदारों जगह ब्रिटिश कारखानेदारों को कैसे दी जाए और भारतीय उद्योग की कीमत पर ब्रिटिश उद्योग को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। अब देखिए ये सब बातें किस में लिखी गई, तो यह लिखी गई आर.सी. दत्त की पुस्तक ने, जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज हमने देखा औद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण का इफ़ेक्ट और औद्योगिकीकरण के प्रभाव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। यह हम कल देखेंगे इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।